हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हमने न्यूज़पेपर को एक नए तरीके से डिस्कस करने का मन बनाया हुआ है, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर लेट मिलता था, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। तो आज मैं न्यूज़पेपर से आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो साइड की स्लाइड्स में होंगी। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में एमसीक्यू और किस रेलेवेंट टॉपिक को ये बिलोंग करता है न्यूज़, ये उसी समय मैं न्यूज़ के डिस्कशन के टाइम पे आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। लेकिन उससे पहले मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में कुछ मेन पार्ट बताना चाहता हूं जो आज के न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंचिंग इन इंडिया। लिंचिंग क्या चीज़ होती है, क्या कोई ऐसा लॉ है इंडिया में जो लिंचिंग को कंट्रोल करता है। फिर आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्कीम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इंडिया, चाइना और रशिया का क्या रिलेशनशिप है, इसका क्या ट्राइंगल है, इसके बारे में एक एडिटोरियल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में मेन देखेंगे, बाकी हम चीज़ें उसी समय डिस्कस कर लेंगे जब न्यूज़पेपर को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है एलोपैथिक मेडिसिन को काफ़ी अच्छा समझा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आपको पता होगा, कोविड वगैरह हो गया या पहले भी जो सिचुएशन थी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, उसमें जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट की उनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम होती है। ठीक है। तो अब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है? आयुष, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक नेशनल आयुष मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है? तो इसका क्या काम था? टू प्रमोट दी आयुष। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया आयुष का फुल फॉर्म। उसके बाद है आपका, इसकी क्या क्या टारगेट्स हैं नैम के, नेशनल आयुष मिशन के। देखिए, में चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको याद रखनी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, मतलब जो सर्विसेज होंगी वो कम पैसों की होगी, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होगी, जैसे एलोपैथिक में है। बूस्टिंग इट्स एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन आज की डेट में क्या होता है, कभी भी हम डॉक्टर बनने की बात करते हैं तो लोग एमबीबीएस की बात करते हैं, लेकिन कोई भी आयुष में जाना नहीं चाहता, वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। लेकिन इस तरह से उसको मोटिवेट किया जाएगा कि लोग उसमें भी जाना चाहेंगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या उनका करिकुलम हो गया, वो सारी चीज़ें इंप्रूव करने की बात की जा रही है। फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष ड्रग्स। आपको पता होगा होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं किस तरह से दी जाती हैं, गोलियां भर दी जाती हैं और उसमें मेडिसिन की ड्रॉप डाली जाती हैं। ठीक है। तो उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। जितना एलोपैथिक मेडिसिन का है रेगुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल, उतना यहाँ पर नहीं होता। उसको इंप्रूव करने की बात की गई है। उसके बाद है सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ आयुष रॉ मटेरियल। देखिए, आयुष एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें ज्यादातर जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उसमें से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ आयुष रॉ मटेरियल्स। मतलब आप आयुष को प्रमोट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लांट्स को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लें कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है। तो आपको सस्टेनेबली उसको एक्सप्लॉइट करना है। इसके अलावा ये तो चार मेन चीजें हो गई जो आपके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर नैम। अब इसके अलावा इन्होंने क्या कर रखा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाने का एक मन बनाया है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तो ऑलरेडी थे, लेकिन आयुष में नहीं थे। ठीक है। बेसिकली वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते। अब इस तीन कैटेगरी में लेवल वाइज आयुष को डिवाइड किया गया है। ठीक है। और लोअर लेवल से हायर लेवल तक इसमें ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और बढ़ाए जाएंगे, ड्रग टेस्टिंग लैब्स बनाई जाएंगी। क्यों? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष ड्रग्स के लिए। ठीक है। एंड एएसयू फार्मेसीज, फार्मेसीज जो प्रॉपर होंगी, जो रेगुलेटेड फार्मेसीज होंगी, उनको भी लाइसेंसिंग वगैरह यहां पर दिया जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, जिसमें क्लस्टर्स में क्या होता है कि बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं, जैसे कन्वर्जेंस ऑफ कल्टीवेशन, मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन मतलब उसमें कुछ बायो फोर्टिफिकेशन करेंगे या उसमें कुछ जेनेटिक चेंज करेंगे या ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाएंगे, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वेयर हाउसिंग, उसको स्टोर करने का मैकेनिज्म। और फिर मार्केटिंग और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो मार्केटिंग वगैरह करेंगे और इसको पॉपुलराइज करेंगे। इन बेसिक, इन टोटो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आयुष इज अ ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इट हैज गॉट वास्ट पोटेंशियल।
इस वास्ट पोटेंशियल को गवर्नमेंट रियलाइज करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये नैम, नेशनल आयुष मिशन भी लॉन्च किया गया है और इससे अंतर्गत ये सारी चीजें बात कही गई हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। आगे चलते हैं, देखिए जो फर्स्ट न्यूज है आपकी हिंदू में, ये लिंचिंग के बारे में है। देखिए 3 यूथ लिंच्ड इन त्रिपुरा ऑन सस्पिशन ऑफ स्टीलिंग कैटल। इतनी बड़ी बात है, स्टीलिंग कैटल इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, क्राइम है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि लिंचिंग कर दिया जाए। लिंचिंग का मतलब क्या होता है, उसको जिंदा जला देना या मार देना या पीट पीट के मार देना, ठीक है। तो ये चीज बहुत गलत है और 2018 में ये बहुत ज्यादा, उस समय बहुत ज्यादा न्यूज में थी लिंचिंग। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी, उन गाइडलाइंस को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट इन 2018 डिस्क्राइब लिंचिंग एज अ हॉरेंडस एक्ट ऑफ, 2018 में लिंचिंग को हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी बताया गया था। डेमोक्रेसी नहीं, मोबोक्रेसी, मतलब मॉब का कोई चेहरा नहीं होता, आपको पता होगा। कई सारे लोग मिलकर के अगर कोई क्राइम कर दें तो उस किसको पनिशमेंट आप देंगे, ठीक है। तो लिंचिंग का अलग से लॉ बनाने की जरूरत है इंडिया में। जो आईपीसी और सीआरपीसी है उसके अंतर्गत इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने गाइडलाइंस दे दी, लेकिन सेंटर में अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है। जब सेंटर या पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया तो 3 स्टेट्स मणिपुर, राजस्थान और वेस्ट बंगाल ने इस पे लॉ अपने बना लिए हैं, ठीक है। तो स्टेट वाइज इस पे मतलब लॉज बन रहे हैं। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस थी। देखिए ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका जो है GS1 में आता है। GS1 में जब आप सोशल में देखेंगे तो वहां पर आएगा और GS2 में भी आ सकता है। पॉलिटी, क्राइम, लॉज, इन सब सारी चीजों में ये आ सकता है। इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, एंटी एंटी लिंचिंग लॉ इज अ मस्ट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, कमेंट। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी थी। देखिए स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर टेकिंग मेजर टू प्रिवेंट। तो सबसे पहले कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा जो कि प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। एक तो होता है क्राइम हो गया तो क्राइम होने के बाद ठीक करना कोई चीज या इन्वेस्टिगेट करना, यहाँ पर प्रिवेंट करने का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो आपकी पहले से ही अपना एक नेटवर्क स्ट्रांग रखना, पहले से ही ये जानना और एंटिसिपेट करना कि कहाँ क्या अनरेस्ट हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शैल डेजिग्नेट अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। देखिए ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 स्टेटमेंट अगर आपको दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। State government shall identify immediately district subdivisions and villages where instances of lynching have been reported in the recent past. कई बार क्या होता है कि देखिए कई क्राइम्स अनरिपोर्टेड होते हैं, अगर हो जाते हैं तो वहीं की वहीं बात दब जाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है कि आइडेंटिफाई करना है ऐसे डिस्ट्रिक्ट को जहां पर ऐसे वायलेंस हुए हैं या होने वाले हैं, ठीक है। नोडल ऑफिसर्स, जो यहाँ पर हमने नोडल ऑफिसर की बात की थी, सीनियर पुलिस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर शैल ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ डीजीपी एनी इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन इश्यूज। देखिए यहाँ पर वो जो नोडल अफसर है वो डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में लिंचिंग करके लोग वहां पर भाग गए, ठीक है, जो मेन पर्सन थे जो लिंचिंग में इन्वॉल्व थे, अगर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट भाग गए तो कैसे करेंगे आप उसको। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन इश्यूज के लिए डीजीपी को रिपोर्ट करेगा नोडल अफसर, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू कॉज अ मॉब टू डिस्पर्स। अगर उसको कहीं लग रहा है कि कोई मॉब खड़ी है, कोई लोग खड़े हैं और लिंचिंग हो सकती है, उसका पूरा राइट है कि वो मॉब को डिस्पर्स करे। टीयर गैस यूज कर सकता है या कोई और केमिकल वगैरह यूज करके वो डिस्पर्स कर सकता है, या लोगों से बात करके उनको कन्विंस करके, ही हैज दिस ड्यूटी। Central and state government should broadcast on radio and television and other media platforms that lynching and mob violence shall invite serious consequence। मतलब बेसिकली मार्केटिंग है, आप लिंचिंग नहीं कर सकते और अगर कोई लिंचिंग करता है तो उसकी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इस चीज को मतलब एक तरह से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। फिर स्टॉप एंड कर्म डिसिमिनेशन ऑफ इररिस्पॉन्सिबल एंड एक्सप्लोसिव मैसेजेस, वीडियोस एंड अदर मटेरियल ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको पता होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इतना आसान है कि कोई भी र्यूमर फैलाना कि वहां पर गौ हत्या हो गई, इस तरह की र्यूमर फैलाना बहुत आसान है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक्सप्लोसिव मैसेजेस को बोला गया है। तो आप मेंस में इस फ्रेज को कोट करेंगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपके आधे मार्क्स तो आप ऐसे ही बढ़ा लेंगे।
एक्सप्लोसिव मैसेजेस, ठीक है। तो एफआईआर वगैरह इसमें दर्ज करने का है कि अगर कोई बंदा ऐसे मैसेजेस भेजता है या फॉरवर्ड करता है तो उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इंश्योर दैट देयर इज नो फर्दर हैरेसमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम्स। अब जैसे क्या होता है कि हमारे पुलिस सिस्टम में अगर कोई विक्टिम हो जाता है जिस पे जुल्म हुआ है, ठीक है, उसको कई बार कोर्ट कचहरी बुलाएंगे, उसको कई बार पुलिस स्टेशन बुलाएंगे टेस्टिमोनियल देने के लिए, तो उसका हैरेसमेंट होता है। तो यहाँ पर ये भी कोशिश की गई है कि हैरेसमेंट ना हो, वैसे ही उसका बेचारे का हैरेसमेंट हो गया, फर्दर हैरेसमेंट ना हो। स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। देखिए जिसके संग हुआ है उसको कंपनसेशन स्कीम भी देने की यहाँ पर बात की गई है। केसेस ऑफ लिंचिंग शैल बी स्पेसिफिकली ट्राइड बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट्स ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात की गई है। इसमें क्या होगा, डे टू डे हियरिंग होगी, ठीक है। जो प्रोसीजर्स है उनको कट शॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। समन्स वगैरह के लिए कम टाइम दिया जाएगा, यानी मतलब जो भी चीजें हो सकती हैं फास्ट ट्रैक करने के लिए वो सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी और 6 मंथ्स में खत्म करने की कोशिश की जाएगी उस ट्रायल को। अब देखिए अगर कोई लिंचिंग करता है, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम सेंटेंस, देखिए क्या होता है इंडिया लॉ में, आईपीसी सीआरपीसी में मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए डेथ सेंटेंस है, दैट इज मैक्सिमम सेंटेंस। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ना, ये देखते हैं कि इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं या 7 साल की सजा दे सकते हैं या इसको डेथ पेनल्टी हमें देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर लिंचिंग होता है तो कोशिश ये होनी चाहिए ऑर्डिनरली, नॉर्मली मैक्सिमम सेंटेंस ही देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अकाउंटेबल होने चाहिए। तो यहाँ जीएस पेपर 4 में आप इस चीज को कोट कर सकते हैं, जीएस पेपर 4 में भी, कि अकाउंटेबिलिटी, अंडर अकाउंटेबिलिटी, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स है उसके अंदर आप इस स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस माना जाएगा और उसकी सर्विस बुक में एंट्री होगी और बाकी जो एक्शन डिसिप्लिन इंक्वायरी करनी होगी वो होगी। तो जीएस 4 में आप इस चीज को कोट कर सकते हैं कि जो लिंचिंग गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट को ध्यान में रख के गाइडलाइन बनाई गई है। आगे चलते हैं। देखिए एससी नॉट टू इंटरफेयर विद ऑर्डर टू लिव इन पार्टनर, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या कह रहा है जजमेंट, हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब देखिए न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में अपने लिखेंगे, ठीक है। आपकी स्कीम खत्म हो गई है जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना वगैरह है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आप डीएम जो डीवी एक्ट है उसके बारे में पढ़ करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उसके क्या सेलियंट प्रोविजंस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रशिया और चाइना के रिलेशनशिप पे एक बेसिकली आर्टिकल हम इसमें देखते हैं। रशियाज अनक्रिटिकल एडवोकेसी ऑफ चाइनाज ग्लोबल विजन इज व्हाट सीम्स टू बी लिविंग इंडिया क्वाइट कंफाउंडेड। देखिए रशिया क्या है, चाइना के संग उसका कोई खास अपना बुरा रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ काफी कॉर्डियल रिलेशनशिप, लेकिन उसका यूएस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है रशिया का। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस आर्टिकल को समझिए कि रशिया जो है वो यूएस के काफी ज्यादा खिलाफ है, उतना वो चाइना के खिलाफ नहीं है या इंडिया के खिलाफ नहीं है। तो वो इस पर्सपेक्टिव में इस आर्टिकल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इसने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि इंडिया और चाइना को अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए और उसमें एक्स्ट्रा रीजनल पावर का मतलब क्या हुआ, एशिया के बाहर की पावर्स का इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन यूएस की तरफ है, ठीक है। वो इंडिया को ये चाहती है कि इंडिया बीजिंग को प्रेशराइज ना करे थ्रू यूजिंग यूएस, क्योंकि वो ये मानता है कि अगर यूएस बीच में इन्वॉल्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं रशिया का भी नाम उसमें आ रहा है, रशिया को भी कंट्रोल करने की इसमें पॉलिसी है। और ये क्यों हो रहा है, देखिए क्वाड फैक्टर क्या होता है, इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान मिलकर के नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो बोलते हैं क्वाड फैक्टर। तो ये माना जाता है ये चाइना को कंटेन करने के, लेकिन रशिया इसको थोड़ा सा, रशिया भी पसंद नहीं करता, उसको लगता है कि ये मुझे भी कंटेन करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें यूएस इन्वॉल्व है। बाकी कंट्रीज से उसका रिलेशनशिप ठीक है लेकिन यूएस के साथ उसका रिलेशनशिप इज नॉट गुड। अब देखिए इसमें देखिए
क्वाड को ये लोग इतना तक कहते हैं कि इसको एशियन नेटो बोला गया है, एशियन नेटो। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी, नेटो आपको पता ही होगा कि एक अलायंस है जिसका जो मेन रोल है वो है सिक्योरिटी इंश्योर करना। तो इसको एक एशियन नेटो बोला जा रहा है, डायरेक्टेड अगेंस्ट बीजिंग एंड रशिया। अब देखिए यहाँ पर इसकी आर्टिकल में जो जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गलवान क्लैशेस की बात की। गलवान क्लैशेस जिसको नहीं पता, वो इंडिया और चाइना के बीच में जून 2020 में लड़ाई हुई थी, ठीक है, बॉर्डर स्क्र्मिशेस हुए थे, उसको बोलते हैं गलवान क्लैश। थोड़ा सा हम बात करते हैं 1991 के इरा की। यूएसएसआर उस समय होता था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद वो रशिया बन गया। अब रशिया जो था वो काफी वीक था, यूएसएसआर तो स्ट्रांग था लेकिन रशिया काफी वीक था। तो न्यू दिल्ली ने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं। थोड़ा सा आपको पता होगा 1991 से पहले इंडिया जो है यूएसएसआर की तरफ झुका हुआ था, लेकिन अब उसने अपनी पॉलिसी चेंज की और उसने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो उसने यूएस के साथ रिलेशनशिप अपने बढ़ाए, फ्रांस के संग रिलेशनशिप बढ़ाया, जापान के संग रिलेशनशिप बढ़ाया, और इनको माना जाता था कि ये एक एक्सेस हैं, यूएस के अंदर में आते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। अब रशिया ने क्या समझा, जब रशिया यूएसएसआर टूट करके रशिया बना तो रशिया ने कोशिश किया एक स्ट्रैटेजिक ट्राइंगल बनाने की। स्ट्रैटेजिक ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, उसने चाइना और इंडिया दोनों को अपने ग्रुप में लेने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन अब इंडिया तो डाइवर्सिफाई कर चुका था, इंडिया तो यूएस फ्रांस की तरफ मूव कर चुका था। तो ये एक प्रॉब्लम थी और इसने लीविंग बिहाइंड द बिटरनेस। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया और रशिया के बीच में भी रिलेशनशिप उतने स्ट्रांग नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो मेंस में इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये जीएस 2 में आईआर में आता है, इसमें इंडिया रशिया के रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप हैव इवॉल्व्ड अ लॉन्ग वे। कमेंट आप इसमें प्री यूएसएसआर टाइम्स का डिस्कस कर सकते हैं और पोस्ट यूएसएसआर टाइम्स का डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक एंगल और बताया हुआ है कि इंडिया गलत भी नहीं था, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का नेक्सस बहुत ज्यादा है और इनके पास न्यूक्लियर वॉर्स भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो ये इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते थे। इंडिया ने एक वजह से और जो है थोड़ा रशिया से मूव करके यूएस और इस तरफ गए, वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991। उस समय क्या हुआ था कि हमको अपने मार्केट्स खोलने थे, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ये काफी ओपन मार्केट्स होते, इस वजह से भी हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आर्टिकल ये बोल रहा है कि हमारे पास देखिए ब्रिक्स है, आरआईसी है। आरआईसी क्या होता है, रशिया इंडिया चाइना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो ग्रुप्स है ना, ये बने तो हुए हैं लेकिन इनका कोई फायदा नहीं। जब आप गलवान क्लैशेस कर रहे हैं, जब रशिया के साथ जब रशिया इंडिया को समझ नहीं रहा है कि इंडिया ऐसा क्यों डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, क्यों क्वाड कर रहा है, तो इन ग्रुप्स का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस ग्रुप का मतलब तभी होगा जब चाइना जो अपनी रिटोरिक है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको एक्चुअल में एक्शन में लाएगा, ठीक है। जो वो कहता है वो करे, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बताया गया कि इंडिया, चाइना और रशिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और रशिया इस समय इंडिया के बारे में क्या सोचता है, किस तरीके से उसके उसके रिलेशनशिप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस 3 में आ सकता है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट है। देखिए असम में एक हेयर टर्टल मिला है जिसको ये माना जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। तब ये पहले माना जा रहा था एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन फिर बाद में ये बाय लक मिल गया था। इसका नाम क्या है, फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है, नाम याद रखिएगा। आईयूसीएन में, आईयूसीएन जो है उसने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मजे की बात यह है, इंडिया का जो लॉ है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें ये नहीं आता, इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है। होपफुली कि इस न्यूज के आने के बाद ऐसा हो जाए। और इस पे डेंजर क्या है, और जब भी हम कोई स्पीशी पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि वो कहाँ पर पाई जाती है, आईयूसीएन में क्या स्टेटस है और इंडियन लॉ में क्या स्टेटस है, और इस पे क्या खतरे होते हैं, ठीक है, क्यों ये एक्सटिंक्ट मानी गई थी, क्यों एक्सटिंक्ट हो रही थी। देखिए इसका मीट और कार्टिलेज जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए इसकी पोचिंग होती थी और पोचिंग की वजह से ये कम होते गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, तीन और न्यूज है जो मैं डिस्कस करने वाला। तालिबान से कमिटेड टू अफगान पीस टॉक्स वांट इस्लामिक सिस्टम। अब देखिए यूएस का विड्रॉल होने वाला है अफगानिस्तान से,
सारे लोग परेशान हैं कि यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस चली जाएंगी तो वहाँ रीजनल इम्बैलेंस हो जाए, सिक्योरिटी इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तालिबान क्या है, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। अगर तालिबान आता है, गवर्नमेंट बनाता है, तो वो क्या करेगा, इट विल लॉन्च एक्सट्रीमिस्ट अटैक्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज। यहाँ पर ये तालिबान को ना पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि तालिबान को हम किसी तरीके से पीस टॉक्स में ले आए। तो अब तालिबान क्या कह रहा है, तालिबान कह रहा है कि अफगानिस्तान पीस टॉक्स में वो पूरी तरह से इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इस्लामिक सिस्टम चाहता है। इस्लामिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कंट्री को गवर्न करना चाहते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, या तो हम रिलीजियस लॉ फॉलो करेंगे या हम सिविल कोड फॉलो करेंगे। इंडिया में भी आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं आर्टिकल 44 में, ठीक है। तो वो तो हो गया जो सब पे अप्लाई होगा। एक होता है रिलीजियस सिस्टम, तो रिलीजियस सिस्टम जैसे मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स पे अप्लाई होगा, हिंदू सिस्टम है तो हिंदू पे अप्लाई होगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और मुस्लिम्स पर्सनल एक्ट, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, मुस्लिम पर्सनल एक्ट, ठीक है, तो वो मुस्लिम्स पे लागू होगा। तो ये कह रहा है कि इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से हम गवर्नमेंट को चलाएंगे, लेकिन हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि वुमेन राइट्स और माइनॉरिटीज के राइट्स को हम वायलेट ना करें। इस्लामिक सिस्टम में अगर उनके लिए कोई प्रोविजन दिया गया, अगर उनको कुछ बेनिफिट दिए गए हैं तो हम उनको देंगे, हम अपना एक प्रीजुडिस नहीं रखेंगे इन दोनों कम्युनिटीज के। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके सोशल इश्यूज आते हैं। और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है। मैंने आपको बता दिया कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, अभी ऊपर वाला जो आर्टिकल पढ़ा था उससे ही कुछ रिलेटेड नीचे वाला आर्टिकल है, श्रीलंका टू प्रोब आर्मी अटैक एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ मुस्लिम्स। आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट कंट्रीज में किस तरीके से माइनॉरिटीज पे काफी ज्यादा जुल्म होते हैं। बांग्लादेश में आपको रोहिंग्या इशू पता है, श्रीलंका में मुस्लिम्स पता है, पाकिस्तान में आप बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदूज को कह सकते हैं कि दे आर परसिक्यूटेड। तो यहाँ पर आप इस चीज को जीएस पेपर 4 में कोट कर सकते हैं। यहाँ पर रिलीजियस एथिक्स आता है, जहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की जा रही है, तो ये जीएस 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ कि श्रीलंका में जो मुस्लिम्स थे उनको परसिक्यूट किया जा रहा था। आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नील डाउन किया इन्होंने, तो उसी को प्रोब कर रहे हैं, आर्मी अटैक और ह्यूमिलिएशन हुआ है क्या मुस्लिम। ठीक है, न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वी कैन कोट दिस इन आवर जीएस 4 पेपर। आगे चलते हैं दोस्तों। ईरान वर्ल्ड पावर्स एडजर्न न्यूक्लियर टॉक्स का मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा कि ईरान पे एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, ठीक है, लेकिन ईरान हमेशा से ये कहता आ रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, हम न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है उसके लिए न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहे हैं। तो ठीक है, कुछ सालों पहले क्या हुआ कि P5+1 कंट्रीज थे, उन्होंने मिल करके ईरान के संग एक अग्रीमेंट साइन कि ठीक है, आप जो है अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको आप ओपन रखेंगे, हम लोग कभी भी आकर के उसको देख सकते हैं। IAEA जो एजेंसी है उसके लिए आप चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखेंगे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट आप एक लेवल के बियॉन्ड नहीं कर सकते, ये सारे क्लॉजेस में डाले हुए थे। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि यूएस के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, जो प्रीवियस वाले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वायलेट कर रहा है अपनी इन कंडीशंस को, इन अग्रीमेंट्स को। उन्होंने इस अग्रीमेंट से नाम वापस ले लिया, ठीक है, मतलब ये अग्रीमेंट जो है वायलेट हो गया, खत्म हो गया। अब फिर से बात हो रही है कि ईरान को फिर से फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर ले, क्योंकि और लोगों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया तो वर्ल्ड ने क्या कर लिया, नॉर्थ कोरियन ने डेवलप कर लिया तो वर्ल्ड क्या कर पाया। तो इसलिए ये डर है कि ईरान कहीं डेवलप ना कर ले, तो इसलिए उसकी नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अभी वो एडजर्न कर दी गई है और आगे ये माना जा रहा है कि इस पर फिर से डेलिब्रेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज के न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, लेकिन मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या आज का तरीका पढ़ाने का सही था कि मैंने डायरेक्ट न्यूज़पेपर लिया, या पहले वाला सही था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच।